नमस्कार, शाम की 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मुंबई ड्रग्स में हर रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, राज गहराते जा रहे हैं। कल आर्यन केस समेत 6 मामलों की जांच कर रहे एनसीबी मुंबई डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हटा दिया गया, तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत बताकर नई सियासत छेड़ दी है। हालांकि वानखेड़े की ओर से कहा गया है कि वो इस केस से खुद ही हटना चाहते थे। अब बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि क्रूज केस का मास्टरमाइंड एनसीपी का एक नेता है। सवाल है कि क्या ड्रग्स केस की जांच सियासत की भेंट चढ़ जाएगी या फिर उसका सच निकलकर सामने आएगा। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी, डील, गवाह और साजिश, आरोपों की गुत्थी में उलझा ड्रग्स केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। ड्रग केस की कहानी में आए दिन नए किरदारों की एंट्री होती है और साजिश की सुई दूसरी तरफ घूम जाती है। अभी एनसीबी ने ड्रग केस की जांच का जोन बदला ही था कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यानी मोहित कंबोज का दावा है कि जिस ड्रग केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीपी के ही नेताओं का हाथ है। मैंने ये सामने रखा कैसे सैम डिसूजा ने, सुनील पाटिल ने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, बात की कि मेरी मीटिंग किसी नारकोटिक्स अधिकारी के साथ कराओ, मेरे पास इंटेल है। फिर सुनील पाटिल ने वहां पे किरण गोसावी जो उसका आदमी है और मनीष भानुशाली, उसको मिलवाया सैम डिसूजा से। तो अभी तक जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के मंत्री बता रहे थे कि किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका बैक टू बैक इन्वॉल्वमेंट है समीर वानखेड़े के साथ, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी एक स्टोरी तैयार करने की कोशिश महाराष्ट्र में मंत्री कर रहे थे। मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोपों की नई किस्त जारी की तो बीजेपी सीधे नवाब मलिक पर हमलावर हो गई। क्या यही कारण था राष्ट्रवादी दल के नेता और मंत्री नवाब मलिक जी रोजाना पत्रकार वार्ता कर रहे थे? पूरी की पूरी सरकार हिमालय के चट्टान की तरह ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वहीं पर भी कोई वसूली हो रही है? बीजेपी के इन हमलों के बीच नवाब मलिक की बेटी ने जवाबी ट्वीट किया। बीजेपी नेताओं के साथ सुनील पाटिल और गोसावी की तस्वीरें जारी कर दी। ड्रग केस में वार पलटवार का यह नया दौर ठीक उसी वक्त शुरू हुआ है जब एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम आर्यन खान केस समेत 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि ड्रग केस की जांच में समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. So as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। समीर वानखेड़े से आर्यन समेत 6 केस लिए जाने के बाद नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत की तरफ पेश किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा था, वानखेड़े को आर्यन समेत 5 केस से हटा दिया गया है। इस मामले में 26 केसों की जांच होना चाहिए। ये तो शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी,
कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। माना जा रहा है कि मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि इस केस पर जारी सियासत के बीच किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन ड्रग केस में झूठे आरोपों का जाल बुन रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह, पंकज उपाध्याय, हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। नई टीम के मुंबई जाने और जांच शुरू करने से क्या पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ उमाकांत मिश्रा जी, जो कि पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके जैन, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र के, हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, समीर वानखेड़े का इस केस से हटाया जाना, एनसीपी के नेता नवाब मलिक इसे अपनी जीत के तौर पर मान रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है। क्या है इस पर जवाब आपका? स्वयं जो एनसीबी कह रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिन डीडीजी समीर सिंह का आपने अभी अपने चैनल पर जो बयान दिखाया, उस बयान में स्पष्ट तौर पर डीडीजी समीर सिंह कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुकूल हम मुंबई के जोन के अधिकारियों से इस केस में सहयोग लेंगे। दूसरी बात समीर वानखेड़े ने खुद स्पष्ट की है कि उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष और अपने अधिकारियों से ये कहा था कि इस केस की जांच में जिस तरह के विवाद खड़े हुए हैं, उसके बाद इसकी जांच आप केंद्रीय टीम से करा लीजिए। तो मुझे लगता है इसमें नवाब मलिक की जीत का कोई किसी प्रकार का संकेत तो नहीं है, लेकिन नवाब मलिक को हर चीज को अपनी जीत के रूप में पेश करने की आदत है, तो नवाब मलिक इसको भी जीत समझ सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आनंद दुबे जी, इसमें नवाब मलिक की जीत कैसे हो गई? समीर वानखेड़े ने आज तक से बातचीत करते हुए खुद ही कहा है कि उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि सेंट्रल जोन को पूरे मामले को सौंपा जाए, तो इसमें अपनी पीठ थपथपाने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए चित्रा जी, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम पूरे एनसीबी के विरोध में नहीं है। एनसीबी बहुत अच्छा काम करते आई है, कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन देखिए बात कहाँ फंसती है, जब किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगते हैं और उसकी जांच के लिए खुद अगर कोई जांच न करी जाए और उसको जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा वो खुद जांच करता रहेगा, उसकी जांच कैसे होगी? इसके लिए एनसीबी के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं कि एनसीबी ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि समीर वानखेड़े जी के इस केस को और साथ ही 5 और केस को उन्हें हटाकर और नए सिरे से संजय सिंह जी को इसका इंचार्ज बनाया ताकि दूध का दूध। समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैंने तो खुद ही आग्रह किया था कि जांच किसी और को सौंपी जाए ताकि सच सामने आ पाए। चित्रा जी, मीडिया के माध्यम से हम लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि संजय सिंह नाम के वरिष्ठ अधिकारी मुंबई आए हुए हैं जो कि इस केस के साथ साथ अन्य 5 केसों की और जांच करेंगे। तो आप ही बताइए, 2 आदमी एक ही केस की जांच कैसे करेंगे? एक को तो हटना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एनसीबी ने ऐसा किया है और कर रही है तो इसका हम स्वागत करते हैं। और देखिए साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नया केस आया है। मोहित कंबोज जी ने कहा है कि सुनील पाटिल नाम का व्यक्ति एनसीपी से जुड़ा है क्योंकि उसकी तस्वीरें एनसीपी के नेताओं से साझा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक जी की बिटिया ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें वही सुनील पाटिल बीजेपी के एक मंत्री के साथ दिख रहे हैं। ये तो क्या भारतीय जनता अपनी रिपोर्ट में ठीक है? हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी? हाँ, सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं उमाकांत जी के पास जाऊंगी। बोलिए जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है। आपने जैसा कहा कि कौन सच है कौन झूठ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारी लड़ाई किसी एनसीबी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार ये कह रहा है कि अगर एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर जो दूसरे ईमानदार अधिकारी हैं वो हाई प्रोफाइल केस की जांच कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, समीर वानखेड़े का आर्यन केस और इसके साथ ही 5 अदर और अन्य केस से हटाया जाना तो यही साबित करता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से उनको साइड कर दिया गया। चित्रा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले जो आपका ये डिस्कशन चल रहा था ना, इसमें कोई किसी का हार है ना किसी का जीत है। ये सारे जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन का जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। में जो एनसीबी हेडक्वार्टर से जो ये स्टेप्स लिया गया
कि मिस्टर संजय सिंह को इसका ये बनाया गया 5 और 6 केस से जो हटाया गया, ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये जो इतने सारे एलिगेशन का दौर चल रहे थे उसमें एनसीबी एज एन इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो खराब हो रहा था। क्योंकि अब इसमें देखेंगे पर्सनल वाली जहां तक इंटरेस्ट वाली बात है, या तो जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उनका, क्योंकि अपना पर्सनल मामला होगा तो इसीलिए वो इसके पीछे लगे थे। समीर वानखेड़े जहां तक सवाल होता है, वो एक सरकारी अफसर हैं, उनका कोई पर्सनल होगा, इसमें ऐसे कोई अभी तक सामने नहीं आया। जहां तक एलिगेशन और करप्शन वाली एलिगेशन की बात है, वो चल रहा है एक दूसरे दौर पे, वो एक अलग दौर का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुकात नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं खाली एक बात कहूंगा कि जो संजय सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि इसमें समीर वानखेड़े साहब का या इसी का अगर हम योगदान लेंगे, योगदान तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे तो जो इंडिपेंडेंस के लिए ये स्टेप लिया गया कि उनको हटाया गया नहीं हटाया गया, इट इज अ वेरी सेमांटिक क्वेश्चन कि आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करें, वो कोई पार्टी अगर उसको बोलेंगे हटाया गया, कोई बोलेगा नहीं मैं इनका मदद लूंगा, ये दोनों के बीच में हमें मीनिंग पढ़ना है कि अगर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इनको वाकई 6 इन्वेस्टिगेशन से इनको हटाया गया या इनको नहीं रखा जाएगा, उसका मतलब एक ही है कि अगर उनको संपृक्त किया जाएगा बहुत इंटीमेट की तरफ से जैसे पहला चल रहा था, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी जो भी नारकोटिक्स केसेस में इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक एसआईओ लेवल का आदमी करता है। जेडी कभी ना समन इश्यू करता है ना कोई जाता है। नॉर्मली अगर मानो सुपरविजन के लिए जाता है तो मे बी इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसाइट एंड सुपरविजन। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लेवल में होता है। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू फैक्ट दैट सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर जो फैक्ट और जो लॉ ये सब अगर ठीक बात से अप्लाई नहीं करता है, उसके ऊपर जो अफसर बैठते हैं, तो अल्टीमेटली वो केस का जो डायरेक्शन है दैट बिकम्स आइडेंटिफाइड विद द टॉप मोस्ट ऑफिसर हु इज अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। It doesn't mean that he is doing that investigation. जो सवाल आपने खड़े किए हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लौटूंगी आपके पास, विक्रम सिंह जी के पास जाते हुए। विक्रम जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है जो उमाकांत मिश्रा कह रहे हैं कि अगर नए जांच अधिकारी उनकी ओर से ये कहा जाएगा कि मैं तो समीर वानखेड़े की भी मदद लूंगा, तो सवाल यह है कि फिर उनको किनारे क्यों किया गया अगर उन्हीं की मदद से आपको अपनी जांच आगे बढ़ानी है? चित्रा जी, ये बात सांकेतिक होती है, इसको कृपया भली भांति समझ लिया जाए। इसको हम लोग अपने तफ्तीश में कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनसे मदद लेना नहीं, इनसे जो अब तक विवेचना की गई है चरणबद्ध तरीके से, उसमें आपने क्या किया, कैसे किया और मीडिया में बात कैसे आई, उस चीज को एक बहुत शरीफाना तरीके से ये पूछ लेना कि अब तक आपने किया क्या है और उसमें अगर कोई कमी है उस कमियों को एक्सप्लेन कीजिए, और अगर इसमें कोई आपके पास सूचना थी मुखबिरी की, वो सब बातें का खुलासा नहीं किया जाता है। लेकिन ये गंभीर बात है, अगर आरोपी भी है तो उसको भी हम उसमें शामिल करते हैं विवेचना में। उसको कहते हैं कि विवेचना में सहयोग प्राप्त करना, ये नहीं कि विवेचना उनके माध्यम से करवाना। ये हमारी कोई मोहताजी है डिपेंडेंस से उन समीर वानखेड़े के ऊपर कि हम उनसे विवेचना में अपनी कोई मदद लेंगे। ये बहुत ही शिष्ट तरीका है कि हम मदद लेंगे, वरना अगर मुझे कहना होता कि आपने अब तक जो किया है हम उसकी समीक्षा करेंगे, वो भी होता है कि शामिल तफ्तीश होना। अगर आपने जितनी विवेचना की है, आपके सूत्र क्या थे, चरणबद्ध तरीके से आपने राय मशवरा किससे किया, ये भी हम विवेचना में शामिल करेंगे। इसको भी कहते हैं शामिल तफ्तीश। और ये तमाम चीजें चित्रा जी इसीलिए होती हैं कि अब तक चरणबद्ध तरीके से जितनी विवेचना की है ना, उसके बारे में जानकारी कर लें। मेरा मशवरा होगा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, विशेषकर हाई प्रोफाइल केस में, मीडिया की से अपनी दूरी बना करके रखें। बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है, जल्द से जल्द ऐसी विवेचना कर ले कि जो कि कानून की परिधि में 24 कैरेट सोना हो और किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले, जो कि पिछली विवेचना में मिला था कि हमने खुद मौका दिया था लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। इसके मौके नहीं आने चाहिए और उसके बाद कोर्ट के सामने किस तरह का मौका आपने कहा? नहीं, एक सेकंड सर, विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि पिछली विवेचना में हमने खुद ही मौका दे दिया था लोगों को हम पर उंगली उठाने का, तो किस तरह का मौका दिया गया था जिसकी वजह से कटघरे में एनसीबी के अधिकारी आकर खड़े हो गए? आप जाएं क्रूज के ऊपर अगर जो बरामदगी हो रही थी, गवाहों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। अरे आप इंडिपेंडेंट गवाह ले जाते। नंबर 2, जो आपकी बरामदगी हो रही थी उसकी वीडियोग्राफी हो सकती थी। बाकी तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उसमें कैसे करना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि किस तरीके की आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन त्रुटियां सबसे हो जाती हैं।
लेकिन उसके ऊपर इसलिए एक वरिष्ठ स्तर के आईजी स्तर के अधिकारी संजय सिंह आए हैं जो कि इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई चूल या कोई कमी थी तो उसको त्रुटि को दूर करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार की विवेचना होती है तो कानून के नजर से हम हर चीज ऐसी पुख्ता कर ले कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। पीके जैन साहब पूर्व एडीजी महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, सीधे आपके पास आते हुए, छोटे छोटे मामलों में भी हम सब ने देखा है कि किस तरह से आजकल वीडियोग्राफी की जाती है, क्योंकि सभी के हाथों में मोबाइल की उपलब्धता है। लेकिन इस पूरे मामले में उतनी ही खबरें सामने आती थी जितनी एनसीबी के अधिकारियों की ओर से व्हाट्सएप चैट या तमाम चीजें जो दी जाती थी मीडिया को। तो यकीनन विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने खुद ही त्रुटियां की, इस वजह से कटघरे में आकर एनसीबी के अधिकारी खड़े हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं? और समीर वानखेड़े को पूरे केस से अलग किया जाना, क्या आपको लग रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा इस पूरे मामले पर? हेलो पीके जैन साहब, आपसे ये सवाल है। जैन साहब, आपसे ही ये सवाल है। चित्रा जी, आपकी आवाज बीच में चली जाती है, सिग्नल। जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है इस वजह से। उमाकांत मिश्रा जी, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दे दें, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। वीडियोग्राफी हो सकती थी अगर हम हाई प्रोफाइल इतने बड़े क्रूज पर जाकर छापेमारी कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं तो सीधा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसी दिन से आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और फिर जब सेल्फी आ जाएगी उसके बाद तो मामला बिल्कुल अलग ही हो जाता है। जी चित्रा जी, ये बात तो जाहिर है साहब से कि जो विटनेसेस ने और जो इन्फॉर्मर ने, क्योंकि ये एक पहला केस मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मर आके खुद ये बोल रहा है, टीवी में बोल रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। बिल्कुल। तो या विटनेसेस में जो ये है कि जिस हिसाब से वो फ्रीडम एनसीबी ऑफिस में वो ले रहे थे, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको यही कहा जाता है, यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई कभी भी इन्फॉर्मर और विटनेस ये दोनों को इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली शरीक होने मत दो, सो दैट दे स्टार्ट इंटरफियरिंग द बिजनेस और दे वांट टू एक्सप्लॉइट इफ एट ऑल। दैट अपॉर्चुनिटी जो है कभी नहीं देना चाहिए। तो ये जो पहले विदाउट एनी काइंड ऑफ अल्टीरियर मोटिव अफसरों के पार्ट में ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से ही बाकी सारे का तूर पकड़ा, इसी से ही उनको ईंधन मिला कि भाई ये ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि बाद में सच साबित हुआ। क्योंकि वो सारे जो चीजें वो कर रहे थे एनसीबी दफ्तर में, उसी को दिखाते हुए उन्होंने, जो प्रभाकर सेल ने जो किया या शाम डिसूजा ने बाद में जो उसको कंफर्मेशन दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, तो दैट इज चेंज, वही सब चीज का जो है एक एलिगेशन में कुछ सत्यता लाया, जिसके लिए कि अभी आज ये टीम भी चेंज हुआ और बाकी ये 6 केस भी उनके हाथ से गए और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े केयरफुली शुरू करेंगे। हमें तो आशा है कि वो इन्वेस्टिगेशन को नई सिरे से देख के एक बिल्कुल जो भी अप्रोप्रिएट है कानून फैक्ट के बेसिस पे जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स है जो ये है उसको एक निष्पक्ष ये जांच करेंगे, और अगर मानो सही दिशा से चल रहा है तो चलेगा, उसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि एनसीबी के लिए तो अनदर केस है, ये तो मीडिया अटेंशन है, ये है, इसीलिए ये सारे बातें हम देख रहे हैं, लेकिन एनसीबी के लिए एनी अदर केस, एनसीबी के लिए दूसरे अन्य केसों की तरह यह हाई प्रोफाइल केस भी है, लेकिन अगर उसमें से बहुत सारी कमियां निकलकर सामने आती है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि बीते 2 सालों में बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस को लेकर बड़ी बड़ी हीरो को आपने अपने दफ्तर में बुलाया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या किसी के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है? ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है देश को। इसी वजह से मंशा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आनंद दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास। आनंद दुबे जी, लेकिन परिवार की ओर से समीर वानखेड़े की कहा जा रहा है कि एक ईमानदार अधिकारी अगर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है, हम सब इस बात को मानते हैं कि हाई प्रोफाइल केस में अगर कोई भी अधिकारी लिप्त होता है तो उसके ऊपर किस तरह का दबाव डाला जाता है चारों तरफ से, ये कोई छिपी बात नहीं है। अगर कोई भी ईमानदार अधिकारी अपना काम कर रहा हो और इधर से उधर से उसको लेकर राजनीति शुरू हो जाए तो फिर दूसरे ईमानदार अधिकारी तो काम करने से बचेंगे और डरेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि वो और उनका परिवार इस तरह से आकर मीडिया में अपनी सफाई देता फिरे? और आप ही के तमाम मंत्रियों की ओर से बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा समीर वानखेड़े को, ये जानते हुए भी कि नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ उनकी ओर से कार्रवाई की गई थी।
देखिए चित्रा जी, कोई भी परिवार हो, अगर उसके परिवार के सदस्य पर आरोप लगेगा तो पूरा परिवार उसे बचाने के लिए आगे आएगा। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसको आप साइड में रखिए एक पल के लिए। देखिए समीर वानखेड़े ईमानदार हैं कि दोषी हैं, इसका फैसला तो जांच के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा विवाद है कि जो 6-7 कड़ियां जुड़ी हैं, चाहे समीर वानखेड़े हो, भानुशाली हो, किरण गोस्वामी हो, अब एक नया नाम आ गया सचिन पाटिल का, सैम डिसूजा का, भास्कर सैल का। देखिए जो आपस में सब जुड़े हैं, सबके बयान अलग अलग हैं, सब विवाद के कहीं न कहीं कारण बने हैं। तो ये जांच का तो विषय है ही है। और रही बात, देखिए कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, ये राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है हमारी, लेकिन हमारा किसी से पर्सनल मनभेद नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर किसी व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, जानबूझकर महाविकास आघाड़ी सरकार को, मैं बता रहा हूं, जानबूझकर अगर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, जानबूझकर अगर आर्यन को फंसाया जा रहा है, जानबूझकर अगर महाविकास आघाड़ी सरकार को नीचा दिखाया जा रहा है, किस आधार पे कह रहे हो कि जानबूझकर बॉलीवुड को फंसाया जा रहा है, आर्यन को फंसाया जा रहा है? एनसीबी के अधिकारियों ने तथ्य अपने रख दिए होंगे कोर्ट के भीतर। एक सेकंड, तो क्या कोर्ट एनसीबी के प्रभाव में आकर जमानत नहीं दे रही थी, आप ये कहना चाहते हैं? चित्रा जी, आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार, मैं चित्रा जी पूरी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। जिस प्रकार अभी तक एनसीबी के गवाह और एनसीबी के पंच अपने अपने बयानों से मुकरे हैं, उनकी खुद की विश्वसनीयता खो चुकी है। एनसीबी अपनी खुद की विश्वसनीयता खो चुकी है और एनसीबी के सामने अब एक अवसर है कि वो वापस अपना वही विश्वास जीते, एक अधिकारी वापस अपना वही विश्वास जीते जो देश की जनता, राज्य की जनता एनसीबी पर भरोसा करती है। हमारी यहाँ किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। समीर वानखेड़े जी एक ईमानदार ऑफिसर है, तो ये जांच में पता चल जाएगा कि उनकी ईमानदारी सच है कि झूठ है। आप बात को समझिए कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश हो, किसी व्यक्ति को फंसाने की कोई साजिश हो, तो क्या इसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो इसीलिए तो जांच होने दीजिए ना। अगर समीर वानखेड़े मामले की जांच हो तो बाकी मामलों की भी जांच हो, जांच के बाद ही तो फिर किसी को क्लीन चिट दी जाएगी ना। पहले ही आपने तो यहाँ पर कई लोगों को क्लीन चिट दे दी, आपने तो बैठे बैठे कई लोगों को क्लीन चिट दे दी और आप कह रहे हैं समीर वानखेड़े दोषी हैं। ठीक है, अब जरा प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। एनसीबी के इस कदम का स्वागत करता हूं। हाँ, एनसीबी के कदम का स्वागत भी करेंगे और एनसीबी को कटघरे में भी खड़ा करेंगे कि दरअसल उसने खुद अपनी विश्वसनीयता गिरा ली है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। जब जांच होगी तो जो भी सच्चाई होगी वो देश के सामने आ जाएगी। और जब भी हाई प्रोफाइल केस हो या छोड़, इन पूरे मामले में प्रेम शुक्ला जी हमने ये भी देखा, आर्यन खान में तो बड़े बड़े वकील पहुंचे थे, उसके बाद किस तरह से उनको जमानत हुई। अगर कोई सामान्य आदमी का बेटा पकड़ा जाए तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हमने पूरा का पूरा मामला देखा, वो कहां से लेकर आएगा इतने बड़े बड़े वकील, कहां से खर्च करेगा पैसे ताकि उसको जमानत मिल पाए? आप लोग समझ रहे हैं कि ये मामला कहां से कहां जा पहुंचा है? प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति पकड़ा जाता है, संसाधन संपन्न व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी तरफ से हाई प्रोफाइल वकील आते हैं, बड़े महंगे वाले वकील आते हैं, उनको लगातार तारीखें भी मिलती जाती हैं। और मुंबई हाईकोर्ट में इस बारे में कुछ वकीलों ने इंटरव्यू भी किया कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, हमारे बहुत सारे एक्यूज्ड हैं जिनकी बेल की तारीखें नहीं लगती हैं और यहाँ रोज सुनवाई हो रही है। तो यह तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश की ओर संकेत कर रहा है कि अमीर और गरीब सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कोई गलती नहीं है, चूंकि बड़ा आदमी बड़ा वकील खड़ा कर लेगा, इसलिए आप ड्रग पेडलर को, ड्रग कंज्यूमर को, ड्रग स्मगलर को उसको पकड़ेंगे ही नहीं। ऐसा नियम तो नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में जो है न्यायिक प्रक्रिया कैसे और पारदर्शी हो सकती है, कैसे वहां समानता का सिद्धांत लागू हो सकता है, इस पर हमारे विद्वान न्यायाधीशों को चिंतन करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है कि आर्यन खान को लगातार तारीखें मिल जाएं और शेष जो एक्यूज्ड हैं उनको महीनों तक तारीख ना मिले। यह क्या न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का जो है वो विसंगति है कि नहीं है, यह सोचने की निश्चित तौर पर आपका यह जो प्रश्न है अत्यंत जायज है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, लेकिन जब किसी भी एक्यूज पर कोई भी एक्यूजेशन लगता है, किसी प्रकार का किसी भी अभियुक्त पर आरोप लगता है, तो जनरली वह अभियुक्त जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भी आरोप करता है। कई बार तो लोग जजेस तक पर आरोप कर देते हैं, इसलिए जजेस जो है अपने सामने की केसेस हटा देते हैं कि हम किसी प्रकार के विवाद में नहीं आए। तो इस तरह का जब आरोप जब जैसे श्रीमान नवाब मलिक के दामाद समीर जो है स्वयं एक्यूज है, अब जिस तरह से नवाब मलिक लगातार आरोप कर रहे थे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों का यह दायित्व था, विशेष करके शरद पवार का, कि वह उनको नियंत्रित करते कि आपके दामाद जो है अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, वो बेल पर हैं, और आप जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके ज्वाइंट डायरेक्टर पर
लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। ठीक है दुबे जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि नवाब मलिक को लेकर प्रेम शुक्ला ने ब्रेक के पहले सवाल पूछे थे, उनकी ओर से सीधा कहना है कि नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ जांच चल रही है और नवाब मलिक बार बार मीडिया में आकर अगर सवाल खड़े करते हुए एनसीबी के अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे तो वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो जायज कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उन्हीं के परिवार के एक शख्स पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई आप लोगों की ओर से? चित्रा जी, नवाब मलिक जी के दामाद पर गंभीर आरोप जरूर लगे, 8-8.5 महीना वो जेल में भी रहे, लेकिन जब वो बेल पर छूटे तो आदरणीय कोर्ट ने कहा कि इनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। तंबाकू इस तरह का मादक पदार्थ, देखिए तंबाकू जो है ये तो पूरे देश में है, तो तंबाकू और ड्रग्स में तुलना नहीं की जा सकती। अगर उनको तंबाकू पकड़ा था तो उसको ड्रग्स से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण की मुंबई पुलिस की जो एएनसी शाखा है वो भी बहुत बड़े ड्रग्स पेडलर को पकड़ती है, ड्रग्स के रैकेटों पर रेड करती है, लेकिन कभी वो चर्चा नहीं करती, प्रसार में नहीं आती, कभी अपना प्रचार नहीं करती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अदालत अमीर और गरीब को अलग अलग ढंग से देखती है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में अदालतें अमीर और गरीब में शायद कोई भेदभाव करती होंगी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर तारीख दे रही है तो बाकियों को भी तारीख मिलती है। आर्यन के केस में तारीख रोज नहीं मिल रही थी, उसको भी बेल लेने में 26 दिनों का समय लगा और उसमें एनसीबी पूरी तरह से फेल हुई है। एनसीबी ये सिद्ध नहीं कर पाई कि आर्यन के पास कितना ड्रग्स मिला, कहां मिला, आर्यन ड्रग्स का सेवन कब कब करता था, किससे किससे मिलता था। एनसीबी के अधिकारियों ने पहले ही कह दिया था कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट हैं जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की ओर इशारा कर रहे हैं, वो तो डे वन से कहा गया था एनसीबी की ओर से। क्यों सिद्ध नहीं कर पाई कोर्ट में? आर्यन को और बहुत दिनों तक जेल में रख देना चाहिए आर्यन को लेकर, लेकिन वो पाक साफ, मतलब ये बिल्कुल नहीं, उनको क्लीन चिट नहीं मिल गई है, इस बात का अंदाजा है ना आनंद दुबे जी? चित्रा जी, मुझे पूरा अंदाजा है कि उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन अगर यह मामला किसी षड्यंत्र के तहत हो, इसमें कोई धन उगाही का प्रश्न हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से पूछता हूं। वो धन उगाही की ओर इशारा कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी, मुझे कृपा करके बताइए, ये क्या बेल जो मिल जाता है तो उससे कोई डिस्चार्ज माना जाएगा क्या? और जो समीर खान के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनके पास जो मिली सामग्री, उसमें से कुछ सामग्री जो है वो विशेष प्रकार की हर्बल वनस्पति थी, लेकिन उनके साथ में और भी चीजें, कुछ ग्राम मात्रा जो जिसको कह रहे कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, वो गांजा भी था। दूसरी बात जो है, अब अगर उनके पास कुछ था ही नहीं तो नवाब मलिक डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल दी? और हाईकोर्ट में समीर खान के बेल कैंसिलेशन करने का एप्लीकेशन ऑलरेडी एनसीबी ने कर रखा है, इस तथ्य को भी जानना होगा। दूसरी बात जो है, आपने विजिलेंस के पास जब कंप्लेंट कर दी किसी मामले में, सीबीसी के पास आपने जो है एनसीबी के विजिलेंस के पास कंप्लेंट की है, विजिलेंस अभी जांच कर रही है। जांच करने के पहले आप जो है किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए और उस निष्कर्ष पर पहुंचने का आपको क्या अधिकार है? अगर इस आधार पर जो है, अगर समीर वानखेड़े इसलिए दोषी हैं कि आपको लगता है कि किसी एक ने, प्रभाकर सैल ने आरोप लगा दिया जिसके अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जो है मोहित कंबोज बाकायदा सुनील पाटिल का व्हाट्सएप चैट आज उन्होंने मीडिया में दिया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने मीडिया में दी है, जहां पर षड्यंत्र रचे जाने का सारा सबूत है कि सुनील पाटिल जो एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, जिनका जो है बाकायदा एक कमरा होटल ललित में साल भर बुक रहा, उस कमरे से ऋषिकेश देशमुख ऑपरेट करते रहे। नवाब मलिक से सुनील पाटिल के संपर्क का जो है सारा प्रमाण मोहित कंबोज दे रहे हैं। तो इन सब चीजों की जांच करने के लिए आप एसआईटी का दो लाइन में जल्दी से आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। चित्रा जी, अगर सुनील पाटिल एनसीपी के नेता थे तो समीर वानखेड़े के साथ बताइए कैसे इन्वॉल्व होंगे? आप इसका जवाब निकालिए। हेलो, बोलिए। अगर आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं अभी भी हैं। नहीं, अभी भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सुनील पाटिल एनसीपी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं तो एनसीबी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। जिस एनसीबी के खिलाफ नहीं, जिस समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक जी, जिस समीर वानखेड़े जी के खिलाफ नवाब मलिक जी सैकड़ों उदाहरण दे रहे हैं, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी का नेता समीर वानखेड़े के साथ क्यों इन्वॉल्व रहेगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ तो प्रमाण है ना, उस प्रमाण का उत्तर दीजिए। तो उसकी जांच नहीं, उसकी जांच होने, आपके प्रमाण के आपके प्रमाण की जब दूसरों का मामला आता है तो कहा जाता है कि जांच हो जाने दीजिए, जब खुद का मामला आता है तो कहा जाता है कि नहीं हम पाक साफ हैं और फंसाने की कोशिश की गई है, बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ठीक है सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रमाण देने पड़ते हैं कोर्ट के भीतर
और तभी यह तय होता है कि सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप कितने पाक साफ हैं। उमाकांत मिश्रा जी, लेकिन सीधे मैं आपके पास आते हुए, अब दरअसल एनसीबी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, उनको जांच से अलग कर दिया गया, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी हम हाई प्रोफाइल केस की जांच करते हैं तो पलट के एनसीबी के अधिकारियों से यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि उसी मुंबई में हमारे ही संवाददाता मुनीश पांडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, धड़ल्ले से ड्रग्स मिलती है वहां पर, आप सिर्फ पैसा देते जाइए, तमाशा देखते जाइए, उस पर लगाम लगा पाने में, यानी कि ड्रग्स की जो खेप जहां से आती है उसको रोक पाने में एनसीबी के अधिकारी कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उनको निशाना क्यों बनाया जाता है? जिनके पास 10 ग्राम 5 ग्राम की पुड़िया बरामद होती है उन पर ज्यादा शिकंजा कसा जाता है। जो ड्रग्स की खेप बड़ी बड़ी अपने पास रखते हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं अधिकारी। चित्रा जी, जो एनसीबी जो है, एनसीबी का जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो अभी मेरे हिसाब से 1100 शायद है उसका स्टाफ स्ट्रेंथ जो सैंक्शन है, लेकिन जो एक्चुअल आदमी काम कर रहे होंगे शायद 840 आदमी काम कर रहे होंगे जो ऑल ओवर इंडिया वो कवर करते हैं। इसीलिए जो एनडीपीएस एक्ट बना है वो एक मल्टी एजेंसी अप्रोच फॉलो करता है कि हर जिस तरीके से जहां कानूनी वाला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो कस्टम्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो या फॉरेस्ट हो या कोस्ट गार्ड हो, इन सबको अपने अपनी दायरे में जो भी एक एक एक्ट में अपना जुरिडिक्शन में वो एनफोर्स करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव लॉज, उसी में एक नार्कोटिक्स वाला ये जोड़ दिया गया है। देखिए ये जो छोटी छोटी जो केसेस हैं, जो कंज्यूमर वाला केस है, ये भी मैं आपको एक बता दूं, लगभग इंडिया में लगभग 60,000 केस होते हैं हर साल में। 60,000 से मेरे ख्याल से 80 से 85% जो है ये छोटे छोटे जो कंज्यूमर लेवल का या फेडरल लेवल के केस होते होंगे। तो आप ये मानिए कि हमारा जो 85% केसेस है लगभग या तो कंज्यूमर लेवल का है या एडिक्ट है या उसी ये में माना जाता है। तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना सबसे, आप अगर देखेंगे तो एनसीबी का जो बहुत बार ये डिबेट आया है यहाँ की, एनसीबी का मैंडेट तो बड़े बड़ों का पकड़ना है, लेकिन उसका ये बात नहीं कि वो छोटे भी अगर उनके इंफॉर्मेशन में आए तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आमतौर से देखा जाए तो ये छोटे छोटे लेवल का जो केसेस हैं, आप देखेंगे जो पुलिस का ये है, पुलिस का प्रेजेंस हर कोने कोने में है। जो पुलिस का बीट कांस्टेबल के पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, मेरे ख्याल से कोई एनसीबी के अफसर जो नॉर्मली ये करते हैं उसके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो देखिए ये सब सोशल पुलिसिंग है। इट इज नॉट लाइक कि बॉर्डर में आर्मी खड़ा है या बीएसएफ खड़ा है, एक फोर्स है। दीज आर, जहां ये सोशल पुलिसिंग की बात है, एक सोशल कंटेक्स्ट पे आप ये करते हैं, आपका जो एनफोर्समेंट होता है। और उसी तरीके से वो एक, अब जैसे एक आम सवाल आता है कि बड़ा आदमी हो जाता है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या ये होता है, छोटे लेवल में जो आता है उसी हिसाब से देखे जाएंगे। सोशल कंटेक्स्ट में जो पुलिस वाला या जो छोटे अफसर उनके रोजमर्रे में वो जो रिक्शा वाला वो देखते हैं या रेलवे ट्रैक में जाते हुए जो पीते हुए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ भी देते हैं। ये जो 50,000 केसेस जो पेडलर की बात कर रहा हूँ, वो या तो कोई वो पी के दंगा कर रहा होगा या पब्लिक पीस को ये हो रहा होगा या इसीलिए हो रहा होगा, तो इसीलिए उनको पकड़ा जाता है और ये कर दिया जाता है। ये जो बेसिकली केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक दायरे से शुरू हुआ है। नॉर्मली ये हर ईच केस जो आप देखेंगे उसका बड़ा यूनिक सा फैक्ट्स होंगे, ये होंगे, और इस केस का बहुत सारे यूनिक फैक्ट होंगे, इसीलिए शायद हम आज इस केस को बहुत सारा डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक एनसीबी की बात है, मैं ये कह दूं कि एनसीबी छोटा केस भी देखेगा, बड़ा केस भी देखेगा। एनसीबी बड़ा केस भी करता है, छोटा केस को मना नहीं कर सकता। तो क्यों लेता है या इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है या कैसे, ये हर केस के लिहाज से देख के चला जाएगा। अभी देखिए जहां तक ये एलिगेशंस वगैरह आ रहा है, एलिगेशन डेफिनेटली अगर जिस क्वार्टर से आ रहा है इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है इसमें कोई नएपन नहीं है। लेकिन अगर सबूत है तब तो इसीलिए वो विजिलेंस इंक्वायरी बैठा है कि प्राइमा फेसा अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई निकल के आ सकता है, बिल्कुल, तो व्हाई नॉट, बिकॉज एवरीबॉडी इज फ्री टू रेज एन एलिगेशन। ठीक है, उसको वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता के जरिए ही कम से कम भरोसा जनता का दिखेगा नहीं कि अगर एनसीबी जांच कर रही है तो वो पूरी तरह से पारदर्शी है और पैसे के लेन देन की जो बातें सामने आ रही है वो गलत है। जांच के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि नई टीम पहुंची है, नए सिरे से जांच करेगी, किस तरह की चुनौतियां उस टीम के सामने आप देख रहे हैं?
चित्रा जी, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि जो विवेचना शुरू हुई थी, अगर संग बुनियाद यानी फाउंडेशन त्रुटिपूर्ण हो जाती है और अगर उसके मान लीजिए संग बुनियाद में कोई त्रुटि है तो जो इमारत बनती है वो भी उसका आर्किटेक्चर त्रुटिपूर्ण होने लगता है। अब आपको शुरुआत से ही जो आप में फ्लॉस थी, जो जितना हम लोगों को मालूम है, उनको ठीक करना होगा। विवेचना में गुणवत्ता लानी होगी, विवेचना में पारदर्शिता लाते हुए समस्त अभिलेखों और जो परिस्थिति जन साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, उसका समावेश करते हुए इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा। मीडिया से दूरी बना के रखना होगा। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर तो लगा ही रहेगा। जितनी आप विवेचना करेंगे, फलदार वृक्ष के ऊपर ही पत्थर फेंके जाते हैं। मेरा विवेचकों को परामर्श होगा, दूसरा हमारा अपमान तभी कर सकता है यदि हम सहयोग करें, और अगर हमारे आपके लिए ये अपेक्षा है कि उनको हम सहयोग न करें, उनको आरोप लगाने दीजिए, कहीं और जाकर के चिल्लाइए जाके ईफिल टावर के ऊपर से, कुतुब मीनार से, और आपके गले की कसरत हो जाएगी। लेकिन अगर आप गंभीर हैं, जाके सीबीसी और डायरेक्टर सीबीआई के यहाँ दे दीजिए, हमारी जांच हो जाए। लेकिन मुझे जो जांच करनी, मेरा ब्रीफ बिल्कुल साफ है, गुणवत्ता। चलिए ठीक है साहब, आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता के आधार पर ही जांच आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन चुनौतियां कई हैं। उम्मीद यही कि एनसीबी के जो अधिकारी नए सिरे से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने है, जो आरोप लगे हैं, उस मामले में भी जो भी सच है वही देश के सामने आए।